हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल यानी कि परमाणु और अणु। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके थे। एटम्स के बारे में यानी कि परमाणु के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि परमाणु क्या है, किसी मैटर का, किसी पदार्थ का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक, अगर हमारे पास, हम कह रहे हैं हमारे पास कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, ठीक, तो उस पदार्थ का जब हम क्या करते हैं उसको डिवाइड करते हैं और ज्यादा काटते हैं। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है, इसको हम तोड़े तो ये दो हिस्से में होगा, फिर उस दूसरे हिस्से को भी हम तोड़े, फिर उसको भी तोड़े, उसको भी तोड़े, तो एक पॉइंट पे हमारे पास क्या, इस मार्कर का एक छोटा सा हिस्सा बच जाएगा जिसको हम और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते और आगे नहीं तोड़ सकते। तो वो जो सबसे छोटा इनडिविजिबल पार्ट होता है यानी कि जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे ही परमाणु कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ चैप्टर में हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम अणु के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर तो हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, परमाणु को और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में हम यह भी पढ़ेंगे कि परमाणु जो है वो सबसे छोटा पार्ट तो होता है, लेकिन उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उसके भी और क्या होते हैं, और छोटे छोटे कण होते हैं। और वो छोटे छोटे 3 कण होते हैं जो कि होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिससे मिल करके हमारा एक एटम यानी कि परमाणु बनता है। चलिए, तो जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा उसको एक बार यहाँ पर हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो परमाणु की खोज के लिए कई साइंटिस्ट आए, कई साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी थी। ठीक, ये हम पढ़ चुके थे। अब वो थ्योरीज क्या क्या थी उनको एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले, एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। तो जितने भी हमारे ये जो प्राचीन भारतीय ग्रीक फिलोसोफर थे वो हमेशा ही क्या करते थे, इस बारे में सोचते रहते थे कि जो मैटर है, पदार्थ है, उसकी जो अनसीन फॉर्म है यानी कि उसके जो ऐसी फॉर्म है जो हमने नहीं देखी है, उस फॉर्म के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। तो फिर हमारे पास महर्षि कर्ण आए। तो महर्षि जो कर्ण थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अपना एक पोस्टुलेट दिया था दैट डिवाइडिंग मैटर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विल बी ऑब्टेन्ड। यानी कि जब हम मैटर को डिवाइड करते हैं, मैटर को विभाजित करते हैं, किसी भी मैटर यानी कि किसी भी पदार्थ को विभाजित करते हैं, तो उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट कण यानी कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि जो उसका सबसे छोटा कण होता है, उसी को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। ठीक, ये तो हमारे महर्षि कर्ण ने कहा था। उसके बाद इंडियन फिलोसोफर, और भी इंडियन फिलोसोफर आए, जैसे पकुड़ा कत्यायमा आए। उन्होंने क्या इलेबोरेट किया, डॉक्ट्रिन एंड सेड दैट दिस पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड फॉर्म। तो उन्होंने क्या बताया कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कैसी अवस्था में होते हैं, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। कंबाइंड फॉर्म यानी कि हमेशा संयुक्त अवस्था में होते हैं। ठीक, हमेशा संयुक्त अवस्था में होते हैं। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आए, ग्रीक फिलोसोफर्स आए, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। उन्होंने क्या बताया कि on dividing matter a stage will come when particle obtained cannot be divided further। यानी कि जब मैटर को, किसी भी पदार्थ को जब हम क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था आएगी, लिखा हुआ है ऐसी स्टेज विल कम, स्टेज विल कम, यानी कि ऐसी अवस्था आएगी जहां पर वो जो पार्टिकल है, वो जो कण है, वो और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको आगे फर्दर और ज्यादा विभाजित नहीं किया जाता। इसी को क्या कहते हैं हम, इनडिविजिबल पार्टिकल। इनडिविजिबल पार्टिकल यानी कि इनडिविजिबल का मतलब क्या है, जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे एक होता है डिविजिबल, डिविजिबल यानी कि जिसको हम विभाजित कर सकते हैं, जैसे ये है तो डिविजिबल है, विभाजित हम इसको कर सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स में विभाजित कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जब इनको विभाजित कर लेंगे तो एक छोटा कण ऐसा आएगा जिसको और विभाजित नहीं किया जाता, तो उसको इनडिविजिबल कहा जाता है। तो जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता उसको हम परमाणु यानी कि इंग्लिश में कहते हैं एटम। अच्छा, यही बात जो है हमारे महर्षि कर्ण ने कही थी, लेकिन उन्होंने हिंदी में ये परमाणु बताया था और उनकी बात को इतनी वरीयता शायद उस समय नहीं दी गई थी। फिर जो हमारे ये साइंटिस्ट आए थे, ये जो फिलोसोफर्स आए थे, सॉरी, ये जो फिलोसोफर्स आए थे, उन्होंने ये बताया था कि इंडिविजुअल पार्टिकल होगा उसे क्या कहा जाएगा, एटम कहा जाएगा। ठीक, फिर हमारे एंटनी एल लेवियोजर आए, जिन्होंने क्या बताया, केमिकल साइंसेस के बारे में बताया। उन्होंने क्या बताया कि 2 इंपॉर्टेंट लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन के।
तो केमिकल कॉम्बिनेशन के दो इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में उन्होंने बताया। अब वो क्या है वो हम आगे अब पढ़ते हैं। चलिए, तो इस प्रकार हमने डिस्कवरी के बारे में पढ़ा कि कैसे साइंटिस्ट आए, पहले उन्होंने कुछ सोचा कि कैसे जो है एटम जो है, कैसे जो है किसी चीज को जब हम विभाजित करते हैं तो क्या एक सबसे छोटा कण क्या होता है उसका। फिर महर्षि कर्ण आए तो उन्होंने क्या बताया कि वो जो पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसको क्या कहा जाएगा, परमाणु कहा जाएगा, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा। ठीक, फिर उसके बाद हमारे डेमोक्रिटस ल्यूसिपस आए, उन्होंने क्या बताया कि जो सबसे छोटा ऐसा पार्टिकल होगा जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, एटम कहा जाएगा। फिर हमारे एंटनी एल लेवियोजर आए, उन्होंने क्या बताया, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में उन्होंने बताया। अब ये क्या लॉज थे, इनको आगे हम देखते हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। चलिए, यानी कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोजन के नियम। दो नियम इन्होंने यहाँ पर दिए थे। ठीक, द फॉलोइंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर एस्टैब्लिश्ड आफ्टर मच एक्सपेरिमेंटेशंस, यानी कि बहुत ज्यादा प्रयोगों के बाद जो है हमारे लेवियोजर और जोसेफ एल प्रोस्ट, दो साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने ये दो लॉज दिए। कौन से दो लॉज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक, दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है और कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, ये हम अब पढ़ेंगे आगे। चलिए, तो पहला हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर हम सिंपली देखें तो ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, ये क्या है, इसमें ये कहा गया है कि जो मास है हमारा, है ना, जो द्रव्यमान है, वो ना तो क्रिएट किया जाता है, ठीक, ना तो क्रिएट किया जाता है, ना ही ये डिस्ट्रॉय होता है। यानी कि ना तो हम इसे उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या करता है, अपना रूप बदलता है एक जगह से, सॉरी, अपना क्या करता है, सिर्फ रूप बदलता है। जैसे कि हम कहें H2 plus O2 gives H2O, ठीक, H2 plus O2 gives H2, यानी कि दो H2O और एक O2 मिल करके क्या देते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक, क्या हम अगर जो हम वाटर में देखें तो क्या है, कितना है, देखो अगर हम इसका मास देखें, इसका टोटल मास देखें तो कितना है, 4 प्लस 32, यानी कि टोटल कितना हो गया, 36U। अगर हम इसका मास देखें तो कितना है, 36U। इसका मास भी कितना है, 36U, यानी कि इधर भी 36 है, इधर भी 36 है, यानी कि दोनों का मास क्या है, बराबर है। यानी कि ये जो जब दो चीजें क्या हो रही हैं, मिल रही हैं, तो ये वाटर बना रही हैं। इसका मास भी उतना ही है, उसका मास भी उतना ही है, यानी कि ये दो चीजें जब मिली तो ये उतनी ही रही। ऐसे नहीं कि दोनों चीजों के मिलने से क्या हुआ, कुछ ज्यादा बन गया, नहीं, ये उतना ही रहा। यानी कि एनर्जी जो है, मास जो है, उसको ना तो हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम उसको बना सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही हम उसको नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना तो हम कोई मास क्रिएट कर रहे हैं, कोई मास बन रहा है, ना ही कोई मास नष्ट हो रहा है। मास क्या है, उतने से उतना ही है, बस अपना रूप बदल रहा है। यहाँ पे दोनों क्या है, गैस में है, H2 गैस है, O2 गैस है, और यहाँ पे मिलकर के लिक्विड यानी कि वाटर यहाँ पर बन जा रहा है, बन जा रहा है वाटर। ठीक, इसका मतलब क्या है, ना तो ये क्या होता है, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये बस अपनी क्या करता है, रूप बदलता है। तो यही यहाँ पर लिखा गया है। ठीक, अब जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। द्रव्यमान
संरक्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यह बताता है कि किसी बंद, यह बताता है कि किसी बंद प्रणाली में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। बल्कि यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। ठीक, तो ये डेफिनेशन आप लिख लेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो क्या है, क्या बताता है, किसी बंद प्रणाली में जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान यानी कि मास ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बस बट चेंज इट स्टेट, अपनी स्टेट को क्या करता है, चेंज करता रहता है। जैसे कि मोर सिंपली द मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, लिखा हुआ है ना यहाँ पर, मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो मास होगा वो किसके मास के बराबर है, इज इक्वल्स टू मास ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट के मास के बराबर होगा। ठीक, वही हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, द कार्बन एटम इन कोल बिकम कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन इट इज बर्न्ड। तो कार्बन एटम जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है जब इसको क्या किया जाता है, जलाया जाता है। ठीक, द कार्बन एटम चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड स्ट्रक्चर टू द गैस बट इट्स मास डज नॉट चेंज। अच्छा, जो हमने यहाँ पर अभी तक पढ़ा उसको जो है हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अब कैसे समझेंगे, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि कार्बन एटम है, ये क्या होता है, बर्न हो रहा है। ठीक, क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। व्हेन इट इज बर्न होकर के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। द कार्बन एटम चेंज फ्रॉम अ सॉलिड स्ट्रक्चर टू द गैस बट इट्स मास डज नॉट चेंज। अब देखो यहाँ पर टोटल मास कितना है, देखो इसका होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 60 इंटू 2 ऑक्सीजन है तो कितने हो गए 32। ठीक, वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन का मास कितना है 12 प्लस 16 इंटू 2 32, यानी कि टोटल मास यहाँ पर कितना है 44U। यहाँ पर भी कितना है 44U।
ठीक, वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि द कार्बन एटम चेंज फ्रॉम अ सॉलिड स्ट्रक्चर टू द गैस बट इट्स मास डज नॉट चेंज। पहली चीज, इसका जो है मास तो चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पर भी 44U है, यहाँ पर भी 44U है। दूसरी चीज, कार्बन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर आकर के क्या हो रहा है, ये गैस बन रहा है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यहाँ पर आकर के क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। यानी कि क्या हुआ, जब कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, मास उतना का उतना ही रहा। क्या कोई भी जो है मास में कोई भी कुछ भी मास जो है वो हमारा नष्ट हुआ, खराब हुआ, कुछ भी मास डिस्ट्रॉय हुआ, कुछ भी मास नहीं, कोई भी मास जो है वो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब दूसरी बात, कोई नया मास उत्पन्न हुआ क्या, नहीं हुआ ना, कार्बन भी उतना ही है, कार्बन यहाँ भी उतना ही है रिएक्शन के बाद, ऑक्सीजन यहाँ भी उतना ही है, ऑक्सीजन यहाँ भी उतना ही है रिएक्शन के बाद, तो दोनों चीजें तो समान है, तो कहीं पर भी जो है कोई चेंज नहीं आया। वैसे ही जब अगर हम कहें कोई ह्यूमन बॉडी है ना, कोई मानव शरीर है या कोई प्लांट है या कोई भी बॉडी हम ले लें, है ना, कोई भी बॉडी है, प्लांट है या एनिमल है या ह्यूमन है, कुछ भी है, तो वो जब क्या होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है, जब वो मृत हो जाते हैं, जब वो क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि अब इनका मास क्या कम हो जाएगा, क्या उनका मास कम हो जाता है। एक जो नॉर्मल बॉडी है, फिर जब वो बॉडी मृत हो जाती है, यानी कि उसमें से कुछ मास जो है वो नष्ट होता है। सोचिए इस बात को, एक नॉर्मल बॉडी है, हम कह रहे हैं कि कोई प्लांट अगर हम ले रहे हैं, उसकी क्या है, एक नॉर्मल बॉडी है, प्लांट है, नॉर्मल प्लांट है, जब वो क्या हो गया, जब उसको काट दिया गया, तो क्या उसका जो कुछ मास था वो डिस्ट्रॉय हुआ है, क्या उसका कुछ मास डिस्ट्रॉय होता है, नहीं, इसका आंसर है नहीं, कोई भी मास डिस्ट्रॉय नहीं होता, क्योंकि अगर क्या हमारे पास 100% पेड़ है, ठीक, तो कुछ परसेंट तो क्या होगा, वो मिट्टी में मिल गया, ठीक, कुछ परसेंट वो क्या हो गया, मिट्टी में मिल गया, 70% मान ले अगर हम वो मिट्टी में मिल गया, बाकी हो सकता है 10% किसी एनिमल ने उसको कंज्यूम कर लिया, किसी एनिमल ने उसको, उसके जो है पत्ते थे या सूखे पत्ते थे वो किसी एनिमल ने खा लिया 10%, तो 10% मास नष्ट नहीं हुआ है, वो तो एनिमल के पास गया है ना, एनिमल ने खाया है, ठीक। बाकी का 10% मास हो सकता है वो वायु में मिल गया हो, हवा के साथ इधर उधर उड़ गया हो, बाकी का जो 10% मास है वो भी क्या होगा, वो भी किसी और एक्टिविटी में गया होगा, या वही होगा, या मिट्टी में मिल गया होगा, या किसी और एक्टिविटी में गया होगा। हो सकता है बाकी के जो 10% मास था उसमें हो सकता है बर्ड्स ने उस मास वहां से उठा करके उससे उससे अपना घोंसला बनाया हो, कुछ भी चीजें हो सकती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक पेड़ से, यहाँ तक कि एक पेड़ है उसका अगर 100% मास है तो 100% मास वैसा का वैसा ही रहता है, या तो वो मिट्टी में मिल जाएगा या तो कुछ होगा, लेकिन कभी भी वो मास जो है नष्ट नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, या तो उसका रूप बदलेगा, एक चीज से दूसरी चीज में परिवर्तित होगा, लेकिन वो नष्ट कभी नहीं होगा। इसीलिए जो हमारे साइंटिस्ट, जो हमारे ग्रेट फिलोसोफर हुए, उन्होंने यही बताया कि मास जो है कभी नष्ट नहीं होता, ना ही कभी उत्पन्न होता है, वह बस अपनी फॉर्म बदलता रहता है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, रूप बदलता रहता है। ठीक, चलिए, तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। दूसरा हम यहाँ पर पढ़ते हैं, चलिए अगला लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम। अच्छा, ये भी हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे इसको, लेकिन हमने थोड़ा ऊपर ऊपर से इसको पढ़ा था, ज्यादा अच्छे से डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो लेवियोजर जो हमारे साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या नोट किया, दैट मेनी कंपाउंड वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट एंड ईच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। यानी कि उसने क्या नोट किया कि मैनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी कि बहुत सारे जो कंपाउंड है उनमें क्या है, बहुत 2 और 2 से अधिक एलिमेंट है, एंड ईच कंपाउंड हैज द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन, और हर कंपाउंड में सेम जो एलिमेंट है ना उसका सेम प्रोपोर्शन है, सेम अनुपात है। ठीक, ये उन्होंने नोट किया। अब जैसे कि वाटर है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं कि वाटर है, उसका रेशियो, उसमें क्या है, हाइड्रोजन का मास है और ऑक्सीजन का मास है, जो हमेशा क्या है 1:8 है, क्या है हमेशा 1:8।
अब वाटर कोई भी वाटर हो, अब वो चाहे नाली का पानी हो, वो आरओ का पानी हो, वो ओशियन का वाटर हो, वो समुद्र का वाटर हो, वो लेक का वाटर हो, ठीक है, पानी कहीं का भी हो, उसका रेशियो हमेशा क्या रहेगा, 1:8 हमेशा वो रहेगा। ठीक, तो यही उन्होंने बताया कि ये क्या है, हमेशा कांस्टेंट है, स्थिर है। स्थिर है, जैसे अगर हम जल ले रहे हैं तो हम कोई सा भी वाटर, हम डिस्टिल्ड वाटर ले, हम फिल्टर्ड वाटर ले, हम कोई सा भी वाटर ले, उसका रेशियो हमेशा 1:8 ही रहेगा। ठीक, तो यही उन्होंने बताया। तो यही था उनका लॉ, और इसी को दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो इसी से जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या कहा गया, डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी कि वो एक डेफिनेट उसमें है। ठीक, चलिए, तो जो हमारे प्रोस्ट थे उन्होंने यहाँ पर डेफिनेशन ली कि ना केमिकल सब्सटेंस, किसी भी रासायनिक पदार्थ में द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो जो भी हमारे एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, एक स्थिर अनुपात में हमें वहां पर दिखेंगे, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में हमें वहां पर हमेशा दिखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार इसकी डेफिनेशन है, स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यह बताता है कि किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के हिसाब से एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, चाहे चाहे यौगिक का स्रोत कुछ भी हो। ठीक है, चाहे उसका स्रोत क्या हो, कुछ भी हो, लेकिन वो एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो, वो एक निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यानी कि स्थिर अनुपात का नियम, जो हमने यहाँ पर पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब आज का नया टॉपिक जो हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे जॉन डाल्टन हमारे साइंटिस्ट थे, was born in poor weavers family इन 1766, गरीब वीवर फैमिली में ये पैदा हुए थे 1766 में इंग्लैंड में। ही बिगन हिज करियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12, यानी कि 12 साल की उम्र से ये टीचर की तरह क्या कर रहे थे, उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था। 7 ईयर लेटर ही बिकेम अ स्कूल प्रिंसिपल।
और 7 साल बाद ये जो है स्कूल के प्रिंसिपल बन गए थे। ठीक, 7 साल के बाद ये स्कूल के भी क्या बन गए थे, प्रिंसिपल बन गए थे। अब आगे इन्होंने क्या दिए, एटम के बारे में कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे। अब वो क्या है उनको हम पढ़ेंगे, उससे पहले आप जो है इनके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक, गरीब फैमिली से थे, गरीब परिवार से थे, तो 12 साल की उम्र में टीचर बने। उसके बाद जो है कुछ साल बाद, 7 साल बाद वो उसी स्कूल के प्रिंसिपल बने। उसके बाद मैनचेस्टर में उन्होंने केमिस्ट्री की पढ़ाई की, जहां पर उन्होंने उसके बाद जो है उन्होंने कई काम किए और परमाणु के बारे में क्या दिया, कई सिद्धांत उन्होंने दिए, कई पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए, जो जब हम द्रव क्या क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, द्रव्य की स्टडी में जो क्या हो गया, बहुत ही फायदेमंद थे। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है इनके सिद्धांत, जो इनकी एटॉमिक थ्योरी थी, जो इन्होंने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। अब वो क्या थी, चलिए अब उस पर यहाँ पर कुछ चर्चा करते हैं। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम था, उसके लिए इन्होंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी। अब क्या एक्सप्लेनेशन दी, ये हम आगे पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू हिम, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। अच्छा, इनके लिए, इनके अकॉर्डिंग जो एक एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है और मिश्रण होता है, इस कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स, वो किससे बना होता है, परमाणु के छोटे छोटे कणों से बना होता है। द पोस्टुलेट्स ऑफ हिज थ्योरी आर एज फॉलोज। तो उसकी थ्योरी के कुछ सिद्धांत हैं, सिद्धांत हैं, तो वो कुछ इस प्रकार हैं। वो सिद्धांत क्या हैं उन पे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी यानी कि सूक्ष्म कण, जितने भी हमारे क्या है, मैटर यानी कि जो भी हमारा पदार्थ है वो किससे बना है, सूक्ष्म कण से बना है। कॉल्ड एटम, जिन सूक्ष्म कणों को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, चलो इतना हमें समझ में आ गया। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, यानी कि ये कैसे पार्टिकल, इनडिविजिबल यानी कि जिनको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। जिनको और आगे इनडिविजिबल पार्टिकल यानी कि विभाजित नहीं किया जा सकता। जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता, ये तो ठीक। दूसरी चीज, ना तो इनको उत्पन्न किया जा सकता है, ना तो हम इनको क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही इनको डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट किया जा सकता है, ना ही इनको नष्ट किया जा सकता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक, आगे, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जो हमारा आइडेंटिकल एलिमेंट होगा उसका मास
और रासायनिक गुण भी क्या होंगे, सेम होंगे। और अलग अलग एलिमेंट के, डिफरेंट एलिमेंट यानी कि अलग अलग जो हमारे एलिमेंट होंगे उनका क्या होगा, अलग द्रव्यमान और अलग रासायनिक गुण होंगे। ठीक है। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड। अब एटम जो है, जो हमारे परमाणु है, वो छोटे छोटे होल नंबर में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक, कंबाइन करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, एटम से क्या बन रहा है, हमारा कंपाउंड बन रहा है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। अच्छा, कितने जो रिलेटिव नंबर है और कौन से एटम होंगे वो हमारे किसी भी कंपाउंड में क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। तो ये थे इसके पोस्टुलेट्स। तो ये आप जो है नोट कर लीजिए। पहले यहाँ पर देखो, दो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या है, कि सभी पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो छोटे कण यानी कि सूक्ष्म कण जिन्हें कहा जा रहा है, छोटे यानी कि सूक्ष्म कण, सूक्ष्म कण। ठीक है, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है, और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक, परमाणु क्या है, अविभाज्य है, यानी कि जिन्हें आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ना तो इन्हें बनाया जाता है, ना तो उत्पन्न किया जाता है, और ना ही नष्ट यानी कि ना ही उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये दो मेन गुण है। ठीक है, ये दो मेन क्या है, उनके सिद्धांत से, पोस्टुलेट से। तो ये आप नोट कर लीजिए, बाकी फिर पीछे उन्हें भी आप नोट करेंगे। चलिए चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ये जो पोस्टुलेट्स हैं, ये लास्ट के, ये भी आप नोट कर लीजिए, बाकी के फिर आगे हम बढ़ेंगे। चलिए, तो डाल्टन ने जो सिद्धांत दिए थे वो भी हम पढ़ चुके। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ एन एटम, यानी कि जो हमारा एटम है, परमाणु है, उसका जो साइज है वो क्या होगा। चलिए, तो अब जानते हैं उनका साइज क्या होता है, उनका नाप क्या होता है ना, वो कितने बड़े होते हैं या कितने छोटे होते हैं। वैसे तो उसका जो रेडियस है, परमाणु की जो रेडियस है, वो हमेशा किसमें नापी जाती है, नैनोमीटर्स में नापी जाती है। ठीक, द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर कॉल्ड एटम्स। जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एटम कहा जाता है। अब एटम्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, देखो, अगर हमें कोई दीवार बनानी है, इस प्रकार इतनी बड़ी हमें क्या बनानी है, दीवार बनानी है, कैसे बन जाएगी, अपने आप ही दीवार बन जाएगी क्या, नहीं, कैसे बनेगी, देखो एक ईंट यहाँ पर, इस प्रकार जो है ये ब्लॉक्स, इन्हें क्या कहते हैं, बिल्डिंग बनाने के जो ब्लॉक्स होती है ना, ईंट भी कहते हैं ना इन्हें। इस प्रकार जो है हम ब्लॉक्स रखते हैं, और एक एक ब्लॉक रख के जो है हमारी क्या बनती है, दीवार तैयार होती है। ठीक, इस प्रकार एक एक ब्लॉक रख करके हमारी क्या होती है, दीवार तैयार होती है। अच्छा, बिना इन ब्लॉक्स के क्या दीवार तैयार हो सकती थी, क्या बिना इन ब्लॉक्स के दीवार तैयार हो सकती थी, नहीं हो सकती ना दीवार तैयार। इसीलिए जो है एटम्स को भी क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, क्योंकि जब हमें कोई बड़ा कुछ बनाना है तो छोटे छोटे एटम्स को जोड़ करके, अच्छा अगर हम इस पेन की बात कर रहे हैं ना, तो ये पेन भी किससे बना है, छोटे 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 एटम से मिलके क्या बना है, ये पेन बना है। इसीलिए वो जो एटम है, इसका जो सबसे छोटा एटम है, उसे क्या कहा जाएगा, इसका बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाएगा। उसी की मदद से तो ये बना है। जैसे हमारा घर बना होता है एक ईंट से, छोटे छोटे ईंट मिल करके क्या बनाते हैं, एक घर बनाते हैं। उसी प्रकार जो है छोटे छोटे एटम्स मिल करके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। चलो, अगला, एटम्स आर वेरी स्मॉल। ये क्या होते हैं, बहुत स्मॉल यानी कि छोटे होते हैं। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे, इतने छोटे होते हैं ना तो हम इतना क्या कर सकते हैं, अपनी इतनी कल्पना कर सकते हैं, और ना ही हम इतना इसे किसी से कंपेयर कर सकते हैं कि कितने छोटे ये होते हैं। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन stacked would make a layer barely as thick as sheet of paper। अगर मिलियंस यानी कि लाखों एटम्स जब मिल जाए, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, वो कम से कम इतनी थिक लेयर बनाएंगे जितना एक पेपर की शीट होती है। जब लाखों मिल जाए तो हम समझ सकते हैं कि एटम जो है वो कितना छोटा होता है, कि लाखों मिलने के बाद भी एक पेपर जितनी थिन लेयर ही वो बना पा रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। चलिए, तो ये होती है उनकी रेडियस, ये होता है उनका नाप। तो ये आप रेडियस जो है
नोट कर लेंगे। अच्छा, अलग अलग एटम की अलग अलग रेडियस होती है। जैसे हम हाइड्रोजन का परमाणु ले, एटम ऑफ हाइड्रोजन ले, या जल का क्या ले, अणु ले, ठीक है, या हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ले, किसी ग्रेन का मॉलिक्यूल ले, आंट यानी कि चींटी का मॉलिक्यूल ले, एप्पल का मॉलिक्यूल, कोई एटम ले, ठीक, तो उनका साइज क्या होगा, सबका अपना अलग अलग साइज होता है। चलिए, तो ये टेबल जो है नोट कर लीजिए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो एटम के साइज के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। ये हमने एक ओवरव्यू ले लिया है हल्का हल्का, ठीक, बाकी का हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।